A very good morning to all of you. Today, we are going to have newspaper analysis, and more than newspaper analysis, it is actually a weekly compilation of all the important events which happened from 30th March till 5th April, which is important for your UPSC examination. So, let's dive into the first article. Let's dive into the first article. The first article is about India UAE to develop energy hub in Trincomalee, श्रीलंका। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है ये। राइट, ट्रिनकोमाले लोकेटेड ऑन श्रीलंका's ईस्टर्न कोस्ट। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट नेचुरल डीप वाटर हार्बर है दुनिया का। Historically, it has been strategic interest to colonial powers and modern nations due to its position in Bay of Bengal and proximity to major sea lanes. अब रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया एंड यूएई ये साथ आए हैं। दे हैव एंटर इनटू अ ट्राइलेटरल। देखो, बाइलेटरल बाइलेटरल सुनते हैं हम। बाइलेटरल मतलब दो कंट्रीज, ट्राइलेटरल मतलब दो तीन कंट्रीज, राइट? They have entered into a trilateral agreement with Sri Lanka to jointly develop the Trincomalee Energy Hub. To jointly develop the Trincomalee Energy Hub. This project will include multi-product pipelines, multi-product pipelines, यहाँ पे E है, ठीक है, oil and gas storage facility, and upgradation of port infrastructure. क्योंकि जनरली हम किसी भी अगर हम हब्स को या फिर किसी भी ये एनर्जी हब को जब हम करते हैं, इनॉग्रेट करते हैं, या किसी भी एनर्जी हब को हम हेल्प करते हैं डेवलप करने में, तो ये जनरल कुछ पॉइंट्स हैं जो हमेशा ही यूज आते हैं। मौसम बदल रहा है, प्लीज अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तो इस चीज का, ये जो ट्राइलेटरल अग्रीमेंट है, इसका स्ट्रैटेजिक क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? एक तो हमें एक जियो स्ट्रैटेजिक लेवरेज मिलेगा। कैसे मिलेगा वो? जियो स्ट्रैटेजिक लेवरेज मिलेगा। कैसे? ट्रिनकोमाले इंडिया को क्या ऑफर करता है? एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन इंडियन ओशन। ये चाइना के इट कैन हेल्प काउंटर बैलेंसिंग चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स एंड हम्बनटोटा पोर्ट पे जो कंट्रोल है, हम्बनटोटा पोर्ट का जो कंट्रोल है चाइना का, उसके लिए एक बहुत ही काउंटर बैलेंसिंग एक्सरसाइज हो सकती है ट्रिनकोमाले पोर्ट, राइट? रीजनल बैलेंसिंग भी है। दिस मूव्स अलाउज इंडिया डेमोन्स्ट्रेट कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट विद श्रीलंका which has been under economic pressure seeking foreign investment, especially post its debt crisis. ट्राइलेटरल डिप्लोमेसी क्या होती है? अब हमने इसमें यूएई को इन्वॉल्व क्यों कर दिया? अगर हमने यूएई को इसमें इन्वॉल्व करा है, it adds a new dimension to India's Gulf diplomacy. It adds a new dimension to India's Gulf diplomacy. अच्छा, वो कैसे भाई? वो ऐसे कि यूएई का इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट करता है ग्रोइंग ट्रस्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन ओशन रीजन। अच्छा, इकोनॉमिक एंड एनर्जी डिप्लोमेसी की क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं? सबसे पहला इम्प्लीकेशन है कि इनहांसेस इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कैपेसिटी ओवरसीज। ये इंपॉर्टेंट है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए,
जैसा कि ऑयल प्राइसेस चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, बहुत वोलेटाइल हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो रीइंफोर्सेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, इंडियाज सागर डॉक्ट्रिन। क्या है सागर डॉक्ट्रिन? सिक्योरिटी एंड growth for all in the region, which focuses on cooperation in maritime, infrastructure, blue economy, disaster management. Right. अच्छा, ये एक और चीज है, लास्ट है पॉइंट ये, कि it also is a part of India's effort to reduce dependence on China dominated supply chains. ठीक है। अब challenges क्या क्या हो सकते हैं इस पे बात कर लेते हैं हम। challenges क्या क्या हो सकते हैं इस पे बात कर लेते हैं। एक तो लोकल रेजिस्टेंस है श्रीलंका का, ओपन श्रीलंकन्स का लोकल रेजिस्टेंस है ओवर फॉरेन कंट्रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक एसेट्स। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी देख चुके हैं डेब्ट क्राइसिस में कितनी बुरी तरह फंसे हुए हैं, उनका बनता भी है, तो एक लोकल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। चाइना भी रिटेलिएट कर सकता है डिप्लोमेटिकली और थ्रू इकोनॉमिक मींस, क्रिएटिंग कंपटीशन इन इन्फ्लुएंस। चाइना will obviously do some, there is a possibility that it will strike back with some sort of uh, other agreements with Sri Lanka or some sort of other acquiring of in Sri Lanka. Stability of Sri Lanka's political regime still remains a factor. Unstable government के साथ में अगर हम काम करेंगे तो बहुत मुश्किल आएगी। हम ये बहुत सारे एग्जाम्पल हम वर्ल्ड वाइड भी देख चुके हैं। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में चलाना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस अनस्टेबिलिटी नहीं हो पा रहा है। राइट, तो ये कुछ चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं इंडिया श्रीलंका, सेकेंड जो न्यूज हम पढ़ेंगे वो है इंडिया श्रीलंका स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन इन पीएम मोदीज विजिट। मोदी जी अभी श्रीलंका हाल ही में गए हैं, तो क्या क्या हुआ है, मतलब व्हाट हैज हैपेंड ड्यूरिंग पीएम मोदीज विजिट। इंडिया एंड श्रीलंका हैज साइन न्यू एमओयूज, राइट, कवरिंग व्हाट। पहला जो है वो तो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, दैट इज सामपुर सोलर प्रोजेक्ट। क्या लगता है येलो कलर करेंगे वापस से इसका? मुझे ऐसा लगता है येलो कलर ज्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट और दिखता ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद है, हाँ देखो, मेरी टाइम सिक्योरिटी को लेके भी एमओयू साइन हुआ है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है, और एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंजेस के लिए भी एमओयू साइन हुआ। ठीक है, अब एक जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम जानते हैं कि क्या क्या जो इम्पैक्ट है ये जितने भी एमओयूज हैं उनका है। ठीक है, इंडिया ने अपनी जो एक रोल है फर्स्ट रिस्पॉन्डर का इन द रीजन, स्पेशली इन पोस्ट क्राइसिस सिचुएशन, वो वापस से रीअफर्म करा है। जैसे श्रीलंका का जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था 2022-23 में, उस टाइम पर इंडिया ने $4 बिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड करा था श्रीलंका को। ठीक है, तो ये जो पार्टनरशिप है ये क्या रिफ्लेक्ट करती है? रिफ्लेक्ट करती है इंडिया का जो कमिटमेंट है टू रीजनलिज्म एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी व्हाइल सिक्योरिंग इट्स ओन इंटरेस्ट। टू, ये आप पॉइंट अगर चाहें तो टू रीजनलिज्म लिख सकते हैं, टू रीजनलिज्म विथ शेयर्ड प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इंडिया अभी एक ऐसी पोजीशन पे है कि वो साउथ ईस्ट एशिया को डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, और ये जो एक विजन है, क्योंकि बाकी जितने भी कंट्रीज हैं जनरली वो कुछ ना कुछ उनके मैलिफाइड इंटेंशंस होते हैं। चाइना का, अगर चाइना डेब्ट दे रहा है तो इट हैज
मैलिफाइड इंटेंशंस डेफिनेटली कि वो डेब्ट क्राइसिस में लोगों को फंसाता है, कंट्रीज को फंसाता है। इंडिया अभी तक एज सच किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी में, किसी भी तरीके की मैलिफाइड इंटेंशन में नहीं फंसा है। इट ऑलवेज बिलीव्स इन रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनलिज्म विद शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमारा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जो है वो डेफिनेटली रहेगा, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट तो एग्जिस्ट करेगा हमारा, लेकिन हम तुम्हारी ग्रोथ में हैम्पर नहीं करेंगे, तुम्हें किसी तरीके की चीजों में फंसाएंगे नहीं। और हम जिस कॉन्सेप्ट पे, कंट्री की जो, किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं वो कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक नीश होता है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारी डिप्लोमेसी की भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। हम आज भी बिलीव करते हैं वासुदेव कुटुंबकम में, कि ये दुनिया एक परिवार है, हम उसमें आज भी बिलीव करते हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू हैम्पर समवन, और वी आर नॉट गोइंग टू बिहेव इन अ मैनर कि किसी और का नुकसान हो जाए हमारे फायदे में। हम अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को डेफिनेटली ध्यान में रखेंगे, लेकिन हम उसमें तुम्हारा जो दूसरी कंट्री है उसके साथ में हम कुछ भी, जिस कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तुम्हारा बेनिफिट ही रीप आउट करने की हम कोशिश करेंगे। ये एक इंडिया की एक ऐसी पॉलिसी है जिसकी वर्ल्ड के बड़े बड़े डिप्लोमैट्स जो हैं वो मुरीद हैं इस पॉलिसी के। इंडिया हैज नेवर बीन द फर्स्ट ऑफेंडर। Whenever India is a country which has fought multiple wars just after getting independence, but you'll have to give it to the bureaucrats, you'll have to give it to the army personnel, you'll have to give it to the political will of the politicians who were existing, who were there, कि हमने कभी भी फर्स्ट अटैक नहीं करा है। We were always attacking people because we wanted to safeguard our own interest, है ना। तो वी हैव नेवर बीन अ कंट्री जो उसने फर्स्ट अटैक करा हो। ठीक है। अब इसीलिए ये जो, मतलब इफ इंडिया इज हेल्पिंग समवन, और इफ इंडिया वांट्स टू हेल्प समवन, तो उसमें एक बहुत ज्यादा ट्रस्ट का जो फैक्टर होता है ना, वो अपने आप लोगों के अंदर आता है कि हाँ यार, इंडिया कर रहा है ना तो अच्छी बात ही कर रहा होगा। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इमेज है इंडिया की इस बात को लेकर के। अच्छा, अब देखते हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, CSC, an emerging maritime security cooperation mechanism among Sri Lanka, India, Maldives, and Mauritius. कंट्रीज आप याद रख लीजिए, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स एंड मॉरिशस, ठीक है। इंडिया जो है वो CSC को यूज करती है, एक सॉफ्ट ऑल्टरनेटिव टू मिलिट्री अलायंस लाइक क्वाड, ऑफरिंग अ रीजनल सिक्योरिटी अम्ब्रेला रूटेड इन ट्रस्ट, रीजनल कंसेंसस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। अब ये एक इंटरनल पॉलिटिकल मैसेज भी इंडिया ने दिया है, क्या है वो? इट सिग्नल्स इंडियाज असर्शन ऑफ इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया vis-a-vis China, right? It assures domestic audience of India's foreign policy success in protecting neighborhoods interest, ठीक है। तो ये एक अच्छा, मतलब एग्जाम्पल है आपका, इंडिया की जो डिप्लोमेसी चेंज हो रही है, या एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो गई, ये सारी जो पॉलिसीज हैं उससे आप कभी भी देखोगे ना, अगर आप चाहेंगे तो आपका एक लेक्चर ले लिया जाएगा कि फॉरेन पॉलिसी कैसे फ्रेम हुई है इंडिया की ओवर द टाइम पीरियड, क्या चेंजेस आए हैं। एक वाई के गुजराल का भी समय हुआ करता था, गुजराल का भी समय हुआ करता था जब सारे, मतलब हमने एक ऐसी पॉलिसी ले आए थे जिसने हम सारे जितने भी स्पाइस थे कंट्रीज के, नेबरहुड्स के, उन सबको हमने हटा दिया था कि नहीं, हम अच्छे रहेंगे तो वो भी अच्छे रहेंगे। बहुत सारे समय, हाउ द फाउंडर ऑफ रॉ हैज चेंज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। बहुत एक डायनेमिक टॉपिक है ये, अगर आप चाहेंगे, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इस सब्जेक्ट में, या फिर आपके पास ऑप्शनल है IR का, तो हम जरूर इस बारे में बात कर लेंगे। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा जिससे आप और समझ सकें, न्यूज को लिंक कर सकें। जितना हम न्यूज को कॉन्सेप्ट से लिंक करेंगे, जैसे आपने अभी ये न्यूज पढ़ी, आपके दिमाग में पॉलिसीज चल गई कि ठीक है, पॉलिसीज चल गई कि ठीक है, ये इस तरीके से होता है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल। इट हैज बीन इन टॉक्स लाइक सिंस द एंटायर वीक। पार्लियामेंट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 15 घंटे पार्लियामेंट चली है, और ऐसा 5 बार ही हुआ है, 5 बार अब से पहले, कि इतने लाइन लंबे समय तक पार्लियामेंट चली है। रात को 2:30 बजे बिल पास हुआ है। क्या डिबेट एंड डिस्कशंस हुए हैं, मणिपुर पे भी बात हुई है। बहुत एक फ्रूटफुल समय रहा है पार्लियामेंट के लिए ये हफ्ता। बट हम अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे
वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में। ठीक है, की फीचर्स क्या हैं इस बिल के वो देख लेते हैं। इट मेक्स डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल वक्फ प्रॉपर्टी मैंडेटरी। ठीक है, लिख लीजिए। इतना हॉट टॉपिक जो होते हैं ना जनरली यूपीएससी उसमें से ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछती नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उठा के पूछ लेगी। तो सडनली आपके लिए वक्फ बोर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या हो गया कि जो ये जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स के लिए जो एक्ट्स हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके अंडर होती हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए कौन पे करता है। आपको वक्फ से हमें बहुत सारे एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया है, क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द गॉड एंड इंडिया। What whosoever is the god, be it whatever there is a religion, be it Hindu, Muslim, Hindu religion, be it Islam religion, be it Christianity, be it Jainism, whatever is a religion, क्या कंट्रोल होता है किसी भी गवर्नमेंट का रिलीजन के ऊपर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया है आपके ऊपर। उस पे बात करेंगे हम। ठीक है, तो क्या है, डिजिटल मैपिंग कंपलसरी कर दी गई है। डिजिटल मैपिंग, it also establishes a work dispute redressal mechanism. Then it empowers Work Board with better enforcement tools. Okay. It also prohibits alienation or transfer of work land without prior approval. Prohibits alienation or transfer of work land without prior approval. Okay. अब क्या इसका जो मतलब कॉन्टेक्स्ट है गवर्नेंस सोशल जस्टिस को लेके उसके बारे में बात करते हैं। तो इट एम्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ assets which are estimated to cover 6 lakh acres 6 lakh acres land in India. Long history of misuse and encroachment on वक्फ land has been there in news. There have been multiple instances जब disputed land की बात की गई है और मिसयूज की बात की गई है वक्फ लैंड के लिए। तो नाउ इट्स हाई टाइम, इट इज एज पर द गवर्नमेंट, इट्स हाई टाइम कि since it's the part of the country, since this amount of land which holds significantly, it is significant amount of land, right? Third highest, if I'm not wrong, third highest owner of lands. There should be a proper check over their lands and the properties, right? It also attempts to balance religious autonomy with public accountability, which aligns with Article 26 of the Constitution. कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि क्या है, कुछ माइनॉरिटी लीडर्स व्यू इट एज सेंट्रलाइजेशन and state overreach into Muslim religious interactions, institutions. It also raises constitutional debates over federalism and secularism. Like, should government play a role in religious property administration? What should be what is the motive behind it? Is religion actually in danger? Is India actually a secular country? A lot of debate has been spiked. But as a UPSC aspirant, I don't think so. You should be concerned with those kind of debates. So it's just political vendetta, mudslinging on each other. That is it. So just stick the topic, learn about what is Waqf Board, learn about what are the provisions of uh, religious property administration, what is the role of the government of religious property administration, and look at the examples which exist worldwide, not just in the country, right? एक कंपैरेटिव नोट भी अगर हम देख लें कि हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोर्समेंट एक्ट वेरियस स्टेट्स ऑलरेडी रिक्वायर रेगुलेट हिंदू टेम्पल्स एंड प्रॉपर्टीज।
तो इट ऑल्सो टचेस अपॉन यूनिफॉर्म गवर्नमेंट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल रिलीजन एंडाउनमेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम रिलीजन के साथ में ऐसा हुआ है, देयर आर ऑलरेडी मेनी स्टेट्स जिसके साथ में ऐसा हो रहा है कि हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और बहुत सारे स्टेट्स जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं टेम्पल प्रॉपर्टीज को बिकॉज ऑफ दिस। आपको ये बात जाननी होगी कि whenever it comes to Muslim religion and country like India, बहुत मतलब there have been multiple instances and there have been multiple political parties irrespective of the governing status who are using this religion or who are using the people of this community as their vote bank. तो हमें एक तरीके से if this scheme is welfare scheme or is this scheme related to communalism, वो भी चेक करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, राइट विंगर पार्टी है, उसका अपना स्टैंड है, वो बहुत सारी बातें हैं, वो एक अलग डिबेट है। बट हमें ये भी देखना होगा कि क्या ये चीजें अलाइन कर रही हैं हमारी कंट्री के, और जो यूनिफॉर्म गवर्नेंस की जो बात करते हैं कि हर रिलीजन के साथ, हर लोगों के साथ एक यूनिफॉर्म गवर्नेंस होना चाहिए, उसके साथ अलाइन कर रही है या नहीं कर रही है, क्या ये सेम जो रूल है ये और रिलीजन्स पे भी अप्लाई किया जाएगा? अगर ऐसा होता है देन इट्स गुड टू गो, बिकॉज ऑलरेडी हिंदू रिलीजन में ये प्रैक्टिस हो रहा था कुछ स्टेट्स के लिए, उसको भी यूनिफाई करना चाहिए। एक प्रॉपर्टी एक ऐसा एसेट है आज के टाइम पे हमारी कंट्री में जिसको जो मतलब बिकॉज ऑफ कोर्स पीपल आर ग्रोइंग इन अ कंट्री लेफ्ट राइट एंड सेंटर, राइट? वी आर about to surpass China when it comes to the largest population. And land is something which we need because लोग बढ़ रहे हैं, जमीन तो उतनी है, जमीन थोड़ी ना बढ़ रही है। तो हमें उस बारे में भी सोचना होगा, उस पर्सपेक्टिव से भी सोचना होगा कि क्या और हम कर सकते हैं। चलिए, एक नया है एंटी नीट बिल इन तमिलनाडु। क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड? तो जो ये नीट एग्जामिनेशन है ये मैंडेटरी होता है सारे एमबीबीएस एडमिशन्स के लिए। तमिलनाडु का एक बहुत लंबे समय से अपोजिशन रहा है नीट एग्जामिनेशन के लिए कि ये रूरल क्लास को, जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं उनको मार्जिनलाइज करता है, डिसएडवांटेज देता है नॉन अर्बन स्टूडेंट्स को, और ये सारे स्टैंड्स। ठीक है, तो अब इनकी गवर्नमेंट ने एक बिल ही पास कर दिया है कि एडमिशन बेस्ड ऑन क्लास 12th मार्क्स अंडर द स्टेट बोर्ड। It reiterates that states' right to design its educational admission policies, especially for socially and weaker, economically weaker section. It also brings the question, the limit of state autonomy in a subject that lies in a concurrent list. Education lies in a concurrent list, right? So, like educational admission policies. तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है ये। It also shows friction between unions attempt at standardized national and state-specific model rooted in social equity. ये इसका सोशियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? In Tamil Nadu, it is deeply linked to legacy of Dravidian politics and affirmative action philosophy. It also raises valid concerns on how coaching culture and economic inequality distorts merit, right? एक आउटकम हो सकता है, गवर्नर जो है ये बिल वापस रन कर सकते हैं। अगर वापस से पास होता है तो सेंटर जो इसका मतलब इसका आगे जो मूव है वो क्या, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि अभी तो ये असेंबली में पास हुआ है, अब ये गवर्नर के पास जाएगा। गवर्नर इसको एक बार तो रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वापस से पास करके सेकंड टाइम अगर भेज दिया तो सेंटर जो है वो हो सकता है कोर्ट में इसको चैलेंज कर दे, एंड इट इज लाइकली टू बिकम अ लैंडमार्क फेडरलिज्म केस सिमिलर टू जो बी एस आर बुमाई या और स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक गौर जिनका जो केस है। देयर आर चांसेस कि अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो इट्स अबाउट टू बिकम अ लैंडमार्क केस। आगे आने वाले टाइम पे जब ये होगा तब हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है, मतलब कैसे ये एक फेडरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल आ गया है इसके अंदर, कैसे स्टेट्स को क्या राइट्स होते हैं, और क्या कोचिंग कल्चर एग्जिस्ट करता है नीट एग्जामिनेशन में, और इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे तब। अभी के लिए इतना है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक बिल पास करा है जिसमें उसने कहा है कि जो स्टेट बोर्ड के 12th के मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे एडमिशन किया जाएगा और नीट का यूज नहीं होगा। ठीक है, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस हफ्ते की न्यूज की, तो ट्रम्प साहब के जो टैरिफ हैं, यूएस इम्पोजेस 26% टैरिफ ऑन सेलेक्ट इंडियन इम्पोर्ट्स, तो हम उसके बारे में बात नहीं करें तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि
ऑब्वियसली इंडिया मतलब दिस हैज बीन इन न्यूज, लिबरेशन डे भी मना लिया गया है, यूएस यूनाइटेड स्टेट लिबरेशन डे, और सब कुछ कर लिया गया है। तो क्या है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो यूएस में है, उसने टैरिफ जो है वो रिवाइज कर दिए हैं अपने खुद के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स कर दिए हैं। हम सिर्फ इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो सेक्टर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं वो हो सकते हैं स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडीज हो गए, वायरिंग वगैरह हो गई, ठीक है, ये सब इम्पैक्ट हो सकते हैं। डायमंड एंड जेम इंडस्ट्री को ऑलरेडी जो बहुत अच्छे उसमें नहीं चल रही है, ये पोस्ट कोविड तो इस इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है ऑलरेडी इंडिया में, क्योंकि एक तो because there's this unsaid because there was this unsaid recession going on in the world, तो लोग जनरली डायमंड इज अ लग्जरी गुड, तो डायमंड में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब स्पेयर मनी होता है लोगों के पास, राइट? तो लोगों के पास पैसा आया, उनको ज्वेलरी खरीदनी थी, तो दे इन्वेस्टेड इन गोल्ड कि आगे जाके अगर मैं बेचूंगा या बेचूंगी तो कम से कम मुझे उसका वैल्यूएशन मिलेगा। डायमंड की जो रिटर्न वैल्यू है बहुत कम है, ठीक है। तो ये चीज होगी। दूसरी बात, जब से जो पोस्ट कोविड भी बहुत सारे इश्यूज आए हैं डायमंड इंडस्ट्री के साथ में, जो सूरत में जो हब हुआ करता था वहाँ बहुत चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस ऑलरेडी ये फेस कर रही थी ये मार्केट, और अब ये जो टैरिफ है उससे भी इम्पैक्ट होने वाला है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को। एंड देन देयर सेलेक्ट गारमेंट्स गुड्स, ठीक है। इट विल डायरेक्टली अफेक्ट एमएसएमई एक्सपोर्टर्स इन सूरत, तिरुपुर, लुधियाना एंड नोएडा। ये एनालिसिस करके बताया गया है कि इन जगहों के लोगों को इम्पैक्ट होने वाला है, राइट? वाइडर इकोनॉमिक implication क्या है? It also signals fragility in globalization, even among strategic partners. India, USA are strategic partners. Still, we are doing that, right? It could slow down India's export-driven growth strategy, especially in labor-intensive sectors. इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है? Filed representation under WTO's dispute settlement mechanism. It should accelerate FTA, free trade agreement talks with European Union, United Kingdom, EFTA to diversify the market. कोई बात नहीं, तुम मत खरीदो, तुम खरीद लो. It should focus on value addition, branding, skilling to make export globally competitive. ठीक है, ये अभी तक का है। अभी जब इंडिया का रिस्पॉन्स आएगा तो हम इसके बारे में और बात करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, इससे बात करते हैं। इंडिया पुश फॉर डीप स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ट्रिगर फैक्टर्स क्या क्या हैं? यूएस टैरिफ, स्टैग्नेटिंग एक्सपोर्ट्स, प्रेशर टू इंक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल टाइम हाई। यूएस टैरिफ्स की वजह से एक्सपोर्ट जो है उसमें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में भी फर्क पड़ने वाला है। एंड देन ऑफ कोर्स दे स्टैग्नेटेड एक्सपोर्ट्स, एंड देन ऑफ कोर्स जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसे कैसे इंक्रीज किया जाए, ठीक है। लेबर लॉ सिंप्लीफिकेशन की रिफॉर्म्स जो डिस्कस किए गए हैं उसकी बात कर लेते हैं हम, कि रिफॉर्म्स जो डिस्कस किए गए हैं वो क्या क्या है। एक तो लेबर लॉ सिंप्लीफिकेशन टू इंक्रीज फॉर्मलाइजेशन एंड रिड्यूस compliance burden, right? Land reforms to ease industrialization without triggering displacement protest. Judicial reform for faster contract enforcement. Rationalization taxation, especially for startups and MSMEs. ये सारे की रिफॉर्म्स हैं, इसके बारे में बात करी गई है, ये होना चाहिए। पॉलिसी विजन अगर हम देखें तो एमिंग फॉर अमृतकाल, that is economic transformation, moving from service driven growth to manufacturing and tech led innovation. It's high time, मतलब it's actually high time कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट कर जाएं यार। मतलब it's actually high time. We were agriculture economy, then we became service economy. There was this very brief amount of time जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ग्रो होना चाहिए था, because we were war trot country and we had other issues to fight with. So we could not, like the manufacturing industry could not be boom like it should have been. So now it's high time we should have growth in manufacturing and tech led
इनोवेशंस, अब टेक्नोलॉजी वाला जो ये एरा आया है उसमें तो हमें ग्रोथ करना ही चाहिए। कब तक हम सिर्फ सर्विसेज ऑफर करते रहेंगे? हमें व्हाइट कॉलर जॉब से, ब्लू कॉलर जॉब से बाहर निकल करके भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। इट ऑल्सो सीक्स टू अलाइन द ग्लोबल वैल्यू चेन्स, राइट, एंड अमिड चाइनाज प्लस वन स्ट्रेटेजी बाय एमएनसीज, राइट। मतलब आप चाइनाज प्लस वन, आई एम अज्यूमिंग आप लोग समझ गए, चाइनाज प्लस वन होता है कि इंडिया को एक तरीके से कहता है कि चाइना नहीं तो इंडिया चल जाते हैं हम। तो हमारी जो एक ग्लोबल इमेज है वो ये है कि हाँ, चाइना की जगह यहाँ चल जाते हैं, ये ज्यादा बेटर है। तो हमें उससे भी थोड़ा अलाइन करना पड़ेगा और हमें कोशिश करनी पड़ेगी। हम्म। अब बात करते हैं नेशनल एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव टू एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर। ये क्या है? सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर, वैक्सीन आई थी लास्ट ईयर। सर्वाइकल कैंसर इज प्रिवेंटेबल थ्रू early vaccination and screening. Despite vaccine availability, India lagged in uptake due to taboos and poor health outreach. ये कैंपेन क्या हाईलाइट करती है? फ्री वैक्सीन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी, फॉर गर्ल्स एज 9 to 14। इनके लिए फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करी गई है। स्कूल सिस्टम्स हो गए, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हो गए, लाइक आशा, सहयोगिनी और एएनएम्स जो होती हैं, इनको अवेयरनेस और डिलीवरी के लिए इनको हेल्थ कैंपेन्स प्रोवाइड की जा रही हैं। इंटीग्रेशन विथ रिप्रोडक्टिव एंड एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम्स भी जनरेट किया जा रहा है। ये कैंपेन की हाइलाइट्स हैं। पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस, प्रिवेंटिव फोकस, रिड्यूस लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर रूट्स, sets a global benchmark. India is one of the few developing countries implementing a national HPV campaign, aligns with WHO's goal to eliminate cervical cancer by 2030। ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया यूएस नेवल एक्सरसाइज ट्राइगर ट्रायम्फ 2025। टाइगर, आज ही मैं सोच रही हूँ हम कुछ और ऐसी ही यूपीएससी स्पेसिफिक और जो अपार्ट फ्रॉम टाइगर ट्रायम्फ जो और एक्टिविटीज है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। टाइगर ट्रायम्फ क्या है देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। इट्स अ ट्राई सर्विस, इट्स अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ट्राई सर्विस क्या होती है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राइट। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की जो सर्विसेज है, एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस and disaster relief, HDR. It is conducted off the Visakhapatnam and Kakinada coast. ठीक है। इसका स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इम्प्रूव्स interoperability between interoperability between forces, essential in multinational disaster, strengthen Indo-Pacific partnership under the umbrella of free, open, like under the umbrella of free, open integration, right? तो एक तो ये हो गया। देन मिलिट्री डिप्लोमेसी का भी जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी बात कर लेते हैं। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइडर in the Indian Ocean region, and it also complements with Quad Malabar bilateral drills like युद्ध अभ्यास। अब हम लास्ट चीज है वो बात कर लेते हैं हम कि टाइगर ट्रम्प जैसी और मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्या क्या है जिसका इंडिया पार्ट है। एक तो देखो, शुरू कर दो सबसे पहले मालाबार एक्सरसाइज। कौन कौन इसका पार्टिसिपेंट है? इंडिया है ही, यूएसए भी है ही, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया। क्या लग रहा है? ये सुना सुना सा लग रहे हैं क्या ये जो ग्रुपिंग है ये? कोर्स यार, इट्स क्वाड कंट्रीज। ठीक है। फोकस क्या है? नेवल इंटरऑपरेबिलिटी पर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर पे। सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, मैरीटाइम डिटरेंस, इसका सिग्निफिकेंस है। फिर युद्ध अभ्यास है,
युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास क्या है? बाइलेटरल है। किसके साथ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। आर्मी सेंट्रिक जॉइंट ट्रेनिंग इन काउंटर टेररिज्म एंड हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर। लेटेस्ट एडिशन क्या हुआ है? अलास्का में हुआ है और उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, दो इसके एडिशन है। युद्ध अभ्यास है, ये हाई ऑल्टीट्यूड आर्मी ट्रेनिंग है ये बेसिकली। देन देयर इज गरुड़ एक्सरसाइज। गरुड़ एक्सरसाइज के साथ में है इंडिया और फ्रांस के साथ में। हमें ये कंट्रीज याद होनी चाहिए। ठीक है, एयरफोर्स है। गरुड़ है तो मतलब हवा में उड़ रहा होगा, तो मतलब एयरफोर्स है। ठीक है। एरियल कॉम्बैट रिफ्यूलिंग कोऑर्डिनेशन पे ये फोकस करता है। देन देयर इज इंदिरा एक्सरसाइज। इंडिया एक्सरसाइज ये भी एक ट्राई सर्विस है। ट्राई सर्विस मतलब तीनों की है। ये है हमारे ऑल टाइम ऑल सीजन फ्रेंड रशिया के साथ। रिफ्लेक्ट्स इंडियाज लेगेसी टाइज एंड स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। ठीक है। याद करने का तरीका क्या हो सकता है? इंदिरा गांधी had very good relations with the Russian government. Remember 1971 war? अच्छा चलो ठीक है, बेटर, अच्छी बात है। समझ में आ गया। जैसे इंदिरा आया हमें याद आ गया कि ठीक है चलो इंडिया रशिया की बात हो रही है, ट्राई सर्विसेज है, लेगेसी। गरुड़ मतलब हवा में उड़ने वाला, फ्रांस रफाल, खत्म। देन युद्ध अभ्यास। अच्छा, युद्ध अभ्यास हो रहा है यूएसए के साथ में है, मिलिट्री है। अलास्का। अलास्का और उत्तराखंड याद रखिए आप। ठीक है, मालाबार तो आपको आई एम श्योर याद ही होना चाहिए क्योंकि क्वाड है, क्वाड कंट्रीज है। देन दिस न्यू टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ को हम टाइगर ट्रम्प से भी याद कर सकते हैं कि यूएस के साथ में है। मतलब छोटी छोटी एनालॉजीज हैं जिसका आप याद कर लें चीजों को, आपके लिए बेनिफिशियल होगा ऑफ कोर्स। देन देयर इज मिलान मिलन नेवल एक्सरसाइज। इंडियन नेवी के साथ में बाइनली ये कंडक्ट की जाती है एट विशाखापट्टनम। मल्टीलैटरल है। 40 प्लस नेशंस आते हैं। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट डिप्लोमेसी और मैरीटाइम डिप्लोमेसी है उसका ये स्टेटस है। ठीक है, तो ये मिलन मतलब सब मिलन समारोह है, सब आएंगे, राइट। देन धर्मा, धर्म गार्जियन। अब धर्म की बात है, कुछ ऐसी ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो बहुत एथिकली करेक्ट हो। ठीक है, इंडिया जापान दोनों ही अच्छे लोग हैं, अच्छी कंट्रीज हैं। गुड डिप्लोमेटिक रिलेशन वी हैव विद बोथ ऑफ देम। इट स्ट्रेंथन जॉइंट ऑपरेशंस इन काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर। देन Sampriti. It is with Bangladesh. I cannot recall any analogies with respect to this, so kindly just try to remember this. It reflects neighborhood cooperations and military confidence. That is all for today. We have discussed whatever happened in the last week, major pointers which happened in the last week. Last, I would like to end this lecture today with a very good quote which I read today somewhere. The pain you will feel today is the strength you will feel tomorrow. That should be your mantra for today, I believe. Today is Sunday, we want to relax, but of course, exams are coming up, so you have to study, right? All the very best. We'll meet tomorrow. Thank you.